1946 में जिन्ना के समर्थक डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदुओं के साथ यही सब कर रहे थे। 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में बचे हुए और भारत आ रहे हिंदू परिवारों के साथ भी यही सब हुआ था। लूटने वालों का नाम बदल जाता है, लेकिन हिंदुओं का भाग्य नहीं बदलता, क्योंकि हिंदू ना तो इतिहास से सीख रहा है और ना ही भविष्य की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के बाद सैन्य शासन लागू हो गया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। देश छोड़ते वक्त उनके साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी थी। फिलहाल बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं। हिंदुओं के घरों को और मंदिरों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं के खून के प्यासे बन चुके हैं और वहां पर दंगा मच रहा है। अगर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट आरक्षण के नाम पर हो रहे थे तो पीएम को बाहर भगाने के बाद हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को मारकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और वहीं हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों को या हिंदुओं से जुड़ी किसी भी चीज़ को निशाना बनाकर खत्म करने की कोशिश लगातार चल रही है। इस वीडियो में हम बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दोनों पर चर्चा करेंगे। पीएम हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल वकार उज-जमान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, लेकिन बांग्लादेश के माहौल को देखते हुए यह कहना बहुत ही मुश्किल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात बेकाबू हैं। ढाका में बड़े पैमाने पर लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। कई तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग आवास में मौजूद सामान को उठाकर ले जा रहे हैं। तस्वीरों में लोग सोफे पर बैठे हैं, पेंटिंग उतार रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद को भी खत्म कर दिया, संसद पर हमला बोल दिया। उसके बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और आग के हवाले किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली पीएम शेख हसीना को वहां से भगा दिया गया और उसके बाद हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ पहले से तय था, सिर्फ आरक्षण के नाम पर प्रदर्शन किए गए और हालात को बेकाबू किया गया, वह भी जानबूझकर। इसका असर भारत में भी देखने को मिला। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय ने बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। आदेश के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले नजर डालेंगे वहां हुए प्रदर्शनों पर। पहले छात्र नेताओं की ओर से किए गए ढाका तक लॉन्ग मार्च के आह्वान पर सोमवार को हजारों लोगों ने ढाका के उपनगरीय इलाकों की ओर कूच कर दिया। ढाका के मोहाखाली और मीरपुर इलाके में हजारों लोग शाहबाग की ओर पैदल और रिक्शे से मार्च कर रहे थे। मार्च करने वालों में काफी संख्या में महिलाएं थीं। शाहबाग का इलाका आवागमन का एक बड़ा हब है और शहर का केंद्र है। यहाँ कई पार्क और विश्वविद्यालय हैं। सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन मार्च करने वालों को रोक नहीं रही थी और दोपहर बाद से ही सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम देखी गई। ढाका के केंद्रीय इलाकों में बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुई। आवामी लीग के दफ्तर, मुजीब म्यूजियम, पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी तोड़फोड़ की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने कहा कि शेख हसीना ने पिछले 15 साल में बांग्लादेश का काया पलट किया है। जब वो सत्ता में आई थी उस समय बांग्लादेश एक विफल देश माना जाता था। वो एक गरीब मुल्क था, लेकिन आज उसे एशिया के उभरते टाइगर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने सरकार पर छात्रों के खिलाफ दमन के आरोप को भी खारिज किया है और कहा अकेले रविवार को ही 13 पुलिस वालों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ऐसे में आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? सजीव वाजिद जॉय ने कहा कि अब उनकी मां की राजनीतिक वापसी संभव नहीं होगी। उन्होंने बताया कि वे अब 70 के पार हो चुकी हैं। मेहनत के बावजूद थोड़े से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मेरे ख्याल से अब वो कभी भी वापसी नहीं करेंगी। बांग्लादेश में माहौल बिगड़ने के बाद आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ जनरल वकार उज-जमान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने अलग अलग पक्षों से बात की है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सैन्य प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए इंसाफ होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बांग्लादेश में मारे जा रहे अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के लिए
उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आधिकारिक आवास भवन में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी कुर्सियां और सोफे ले जाते हुए दिखाई दिए। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत में पिछले महीने में लगभग 300 लोग मारे गए। रविवार को दोबारा शुरू हुई हिंसा में कम से कम 90 लोग मारे गए। अब तक तो यह संख्या कई हजार पहुंच चुकी होगी। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी फिलहाल नहीं है। बांग्लादेश में आखिर ऐसे हालात क्यों और कैसे बने? बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही छात्र आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देश में सरकारी नौकरी में मौजूद आरक्षण को खत्म किया जाए। हालांकि छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार ने कुछ कोटों को कम जरूर किया, लेकिन लगातार जारी हिंसा के बीच छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। इस आंदोलन पर काबू पाने के लिए पिछले महीने ही सरकार ने सेना को बुलाया था। रविवार से छात्रों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपील कर रखी थी। इसमें लोगों से सरकारी टैक्स न देने की अपील की गई। सवाल यहाँ यह भी उठता है कि आरक्षण आखिर किसके लिए था, जिसके लिए पिछले महीने शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वालों स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा नौकरियों में दिए गए आरक्षण को लेकर पिछले महीने छात्र सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया था, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और हसीना सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। छात्र मारे गए लोगों और घायलों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को समाप्त करने के लिए शेख हसीना ने छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ढाका कूच का आह्वान किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों में आग लगने के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले महीने सेना को बुलाया गया था। पिछले महीने जुलाई में हुई हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए थे, जिसमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से भी हुई थी। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। घटनाक्रम को देखें तो अब मामला सिर्फ प्रदर्शन का और आरक्षण को हटाने का नहीं लगता। मामला सिर्फ आरक्षण को हटाने और पीएम इस्तीफे को लेकर होता तो फिलहाल बंगाल में बहुत शांति स्थापित हो चुकी होती। लेकिन इस आंदोलन का असर हिंदुओं की मारकाट पर आकर रुक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रदर्शनकारियों का असली लक्ष्य कुछ और ही था। अब सवाल यह भी उठता है कि बांग्लादेश प्रदर्शन को लेकर भारत क्यों चुप है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर दिल्ली की चुप्पी आश्चर्यजनक बिल्कुल भी नहीं है। एक तो भारत आमतौर पर उन देशों में राजनीतिक संकटों या संवेदनशील आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है जिसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में अस्थिर समय के दौरान दिल्ली का लक्ष्य अपने कर्मियों और अपने लोगों की रक्षा करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि वहां भारत विरोधी भावना भड़क सकती है, खासकर सरकारी आलोचकों में जो दिल्ली के साथ ढाका के करीबी संबंधों का विरोध करते हैं। इस प्रकार भारतीय अधिकारी ऐसे कामों से बचते हैं जो बांग्लादेश के साथ उनके संबंधों को सामने ला सकता है, खासकर जब ढाका में गुस्सा और विद्रोह बढ़ रहा हो। भारत को इस आंदोलन से कितना बड़ा झटका? भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध है। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश था जिसे भारत ने G20 में इतनी तवज्जो दी थी। लेकिन अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की राजनीति के 2 बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेशी आवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की सरकार थी और वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थी। भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को देखना चाहता है। शुरू से ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है। वे हमेशा से पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं, जिसका फायदा चीन को मिलता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ आवामी लीग लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक में विश्वास करती है। यही वजह है कि भारत उसे वरीयता देता है। भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश समेत उसके पड़ोसी स्थिर हों और वहां पर लोकतंत्र बना रहे। यह चाहत भारत की अब भी है। भारत की कोशिश स्थिरता लाने की होगी।
बीएनपी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। वह इस्लामिक राजनीति की बात करता है और शेख हसीना के न रहने पर भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। शेख हसीना चीन और भारत के बीच संतुलन बना के रखती थी, लेकिन अब इस संतुलन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अगर व्यापार की बात करें तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। कोविड-19 के बावजूद दोनों देशों के बीच साल 2020-21 में 10.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा। वहीं साल 2021-22 में यह व्यापार 44% के दर से बढ़कर 18.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। साल 2022-23 के बीच भारत बांग्लादेश का कुल व्यापार 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्तमान में 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात करता है। इतना ही नहीं, हाई स्पीड डीजल ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बहुत अहम है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बन रही है, उसका असर भारत के साथ व्यापार पर पड़ेगा और ऐसे में चीन चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की अपनी मांग को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश को बहुत अहम मानता है। भारत के पूर्वी राज्य और बांग्लादेश एक दूसरे से घिरे हुए हैं। वहां विकास और कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश का साथ जरूरी है और यही बात उस पर लागू होती है। शेख हसीना सरकार से पहले जब भारत ने कनेक्टिविटी के लिए उनके चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की बात कही थी तो भारत को मना कर दिया गया था। पहले भारत को अगरताल से सामान को कोलकाता पोर्ट लाने के लिए 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में यह दूरी 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। सामान को चटगांव पोर्ट पर लाकर दुनिया में कहीं भी आसानी से भेजा जा सकता है। ये तो बात हुई व्यापार की, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से कितना नुकसान है, यह सवाल भी उठता है। तो इसका जवाब है, बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में ऐसी सरकार की जरूरत है जो भाईचारे को बढ़ावा देने के फेवर में हो। शेख हसीना से पहले की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादियों को पनाह देने में अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के कैंपों से पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा था, उसे कुचलने में भी शेख हसीना सरकार ने अहम भूमिका निभाई थी। वहां रह रहे अलगाववादी नेताओं के बड़े नेता को बांग्लादेश सरकार ने भारत को सौंप दिया था, जिसमें उल्फा नेता अरविंद राजखोवा समेत कई दूसरे बड़े अलगाववादी नेता शामिल हैं। अब वे भारत से शांति वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में अगर शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं रहती हैं तो यह भारत के लिए सहज स्थिति बिल्कुल भी साबित नहीं हो सकती। शेख हसीना के सत्ता में न रहने से बांग्लादेश की डेमोक्रेसी कैसे बदलेगी? बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से कई लोग शेख हसीना को आयरन लेडी कहते हैं। कई लोगों ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि करीब 15.5 साल तक काफी मजबूती से सत्ता में बनी रहने वाली एक प्रधानमंत्री को इस तरह देश छोड़कर निकलना पड़ सकता है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। अधिकांश परिवार देश छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सैकड़ों हिंदू परिवार सीमा की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वह पार नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अन्य जिलों में भी सक्षम हिंदू परिवार देश छोड़ने की तैयारी में हैं। इन हिंदुओं का कहना है कि हमें नहीं पता कि हम पलायन भी कर पाएंगे या नहीं, या फिर उससे पहले ही जमातियों और उपद्रवियों के हाथों मारे जाएंगे। यह दर्दनाक आप बीती है बांग्लादेश में रह रहे उन लाखों हिंदू परिवारों की जिन्होंने वर्ष 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी। देश आज़ाद होने के बाद भी कई बार दंगे हुए, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, लेकिन इन परिवारों ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया। मगर इस बार सब्र का बांध टूट रहा है। वे कहते हैं, अब हमारे पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने कई हमले देखे हैं, लेकिन इस बार जैसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। 1971 में हम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, लेकिन इस बार जमातियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही हैं। आंखों के सामने मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किसी भी समय हमारे घर पर हमला हो सकता है। बॉर्डर खुलते ही हम लोग देश छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ क्या होगा यह नहीं कह सकते। बांग्लादेश के कुल 64 जिलों में से 21 जिलों में हिंदू आबादी है।
वहाँ रहने वाले एक हिंदू बताते हैं कि 1976 का दौर था जब मैं और मेरे गांव के बच्चे मुसलमान आबादी को देखने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाते थे, क्योंकि अधिकांश हिस्सा हिंदुओं के पास था। आज चंद घर बचे हैं। इस बार ये घर भी नहीं बचेंगे। हिंदू परिवारों के घरों पर हमले हो रहे हैं। कई थाने जलाने की सूचना आने के बाद ग्रामीण अंचलों के कई थाने खाली हो गए हैं। पुलिसकर्मी थाने छोड़कर चले गए। अब सुरक्षा मांगने हम किससे जाएं? इस बार हालात देखकर लगता है कि बॉर्डर खुलते ही 2 से 3 लाख हिंदू पलायन कर जाएंगे। यह वहाँ रहने वाले हिंदुओं की आप बीती है। वहीं एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले निक्सन हालदार बीते 1 सप्ताह से दफ्तर में ही कैद हैं। वह कहते हैं, दफ्तर की खिड़की से हम लोग सब टूटते बिखरते देख रहे हैं। खौफनाक मंजर है। मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया। आवामी लीग नेता शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। गांव-गांव में हिंदुओं के मंदिर और घर जलाए जा रहे हैं। बॉर्डर खुलते ही 3 से 4 लाख हिंदू पलायन कर जाएंगे। इन हमलों के दौरान घर से भागकर जान बचाने वाले सातखेड़ा के डॉक्टर सुब्रत घोष का कहना है, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि दंगाई कभी भी पहुँच सकते हैं। हमारे इलाके में यह हालात है कि अपना व्यापार या घर बचाने के लिए लोग खुद ही उसमें आग लगाकर वीडियो प्रसारित कर रहे हैं ताकि दंगाई उनके घर तक ना पहुंचे, क्योंकि यदि वे घर तक पहुंच गए तो उनके परिवार और महिलाओं को बचाना मुश्किल हो सकता है। जो लूट का माहौल आज 2024 में बांग्लादेश में देखा जा रहा है, 1570 में अहमद शाह अब्दाली भारत में यही सब कर रहा था। 75 साल पहले ऐसे ही सिंध को लूटा जा रहा था। 1990 में कश्मीर को ऐसे ही लूटा जा रहा था। 1971 में पाकिस्तानी सेना इसी बांग्लादेश से यही सब कर रही थी। 1946 में जिन्ना के समर्थक डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदुओं के साथ यही सब कर रहे थे। 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में बचे हुए और भारत आ रहे हिंदू परिवारों के साथ भी यही सब हुआ था। लूटने वालों का नाम बदल जाता है, लेकिन हिंदुओं का भाग्य नहीं बदलता, क्योंकि हिंदू ना तो इतिहास से सीख रहा है और ना ही भविष्य की तैयारी कर रहा है।